हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्षम एकेडमी आजमगढ़। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो अपना सीटेट एग्ज़ाम 28 नवंबर यानी कि आज पहला पेपर जो हुआ है उसमें आए कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे कि पैटर्न थोड़े से अलग हो गए हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन आपका टॉपिक वही है, टॉपिक नहीं चेंज है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आउट ऑफ कोर्स हो। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं ईवीएस में जो आए कुछ क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पार्क के बारे में दिया था कि नेशनल पार्क कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे स्थित हैं। एक क्वेश्चन में मैच द कॉलम में दे दिया था। ठीक है, तो ये जान लीजिए एक बार। जैसे कि उसमें पहला दिया गया था कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये आपका असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये असम में है और यह एक सिंग गेंडे के लिए फेमस है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका घाना नेशनल पार्क। घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये आपका राजस्थान में है। ठीक है, और इसको किस नाम से और जानते हैं, तो इसको केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। फिर पूछा था पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो पेरियार नेशनल पार्क जो है आपका वो केरल में है। ठीक है, उसके बाद आया था जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ये कहाँ पे है, तो ये आपका उत्तराखंड में है और ये भारत का सबसे पुराना या सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क कह सकते हैं आप इसको। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है कि कार्बेट पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है जो सन 1936 ईस्वी में स्थापित हुआ था। पहले इसका नाम क्या था, तो पहले इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्या नाम था, तो हैली नेशनल पार्क था। 1957 में महान प्रकृतिवादी प्रख्यात संरचनावादी स्वर्गीय जिम कार्बेट की याद में पार्क को कार्बेट नेशनल पार्क के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसकी दूरी नैनीताल से कालाढूंगी एवं रामनगर होते हुए 118 किलोमीटर है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी आपके जिम कार्बेट नेशनल पार्क के बारे में जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसका नया नाम जो है, पहले इसका पुराना नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क। ठीक है, सबसे पुराना नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क। उसके बाद जिम कार्बेट हुआ, उसके बाद हाल ही में इसका नाम चेंज करके रखा गया है रामगंगा नेशनल पार्क। तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा, क्या रखा गया, तो राम, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन या दूसरे टॉपिक के बारे में। तो स्लॉथ के बारे में पूछा था। ठीक है, स्लॉथ के बारे में कुछ नई जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। स्लॉथ कहाँ पाया जाता है, तो ये दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाया जाता है। ठीक, प्राणी है। ठीक है, मतलब कि ये मांसाहारी नहीं है, ये शाकाहारी है, क्योंकि ये पत्ते ही खाता है और जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ के ये पत्ते खाता है। ठीक है, यह धीमी गति से हिलने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लोक कल्पना में इसे एक बहुत आलसी जानवर समझा जाता है। ये कैसा जानवर है, तो यह बहुत ही आलसी जानवर है। जैसा कि मैंने बताया कि ये मांसाहारी नहीं है, ये शाकाहारी है। ठीक है, अमूमन ये 23 इंच लंबा होता है। कितने इंच लंबा होता है, तो ये 23 इंच लंबा होता है। स्लॉथ का निवास स्थान जो है वो दक्षिण अमेरिका के वर्षा वन में है। ठीक है, यह अपना सिर 270 डिग्री पर घुमा सकता है। जैसे कि उल्लू अपना सिर घुमा देता है, वैसे ये भी है कि अपना सिर 270 डिग्री पर घुमा सकता है। ठीक है, स्लॉथ का जो वजन होता है वो 4 किलो के आसपास होता है। ठीक है, स्लॉथ सालों भर पेड़ों से लटक कर रहता है और कभी कभी तो इनकी मौत भी पेड़ों पर लटकते हुए हो जाती है। ये बहुत ही आलसी जानवर होता है। अब बात कर लेते हैं, इसकी दो प्रजातियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं उसको जान लेते हैं। दो प्रजातियां होती हैं, एक 2 पंजे वाली होती हैं और एक 3 पंजे वाली होती हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि 2 पंजे वाली और 3 पंजे वाली। ठीक है, दो प्रजातियां हैं, एक 2 पंजे वाली और एक 3 पंजे वाली। चलिए अब इसको थोड़ा और आगे जानते हैं डिटेल में। शरीर पर कभी कभी हरे रंग का सवाल बन जाता है क्योंकि यह एक ही जगह लटका रह जाता है। जैसे एक ही जगह पे कोई चीज लटकी रहती है तो वहां पे निशान पड़ जाता है, वैसे यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, दिया गया है कि यह पेड़ पर ऐसे लटका रहता है जैसे कि दुश्मन को लगता है कि यह पेड़ का एक हिस्सा है। मतलब स्लॉथ है कि पेड़ की डाली है, पता ही नहीं लगता है। इस तरीके से यह लटका रहता है। स्लॉथ का जो जीवन काल है वो 40 वर्षों का है। मतलब ये कब तक जिंदा रहता है, अधिकतम वर्ष इस 40 वर्षों तक का है। ठीक है, सबसे आश्चर्य की बात है कि स्लॉथ बहुत ही अच्छा तैराक होता है। क्या होता है, तो ये बहुत ही अच्छा तैराक होता है। इसीलिए ये वहां पे रहता है जहां से नदी समुद्र
पास में हो, बिल्कुल किनारे पे हो, उसी पेड़ पे रहता है। क्योंकि इनके जो नाखून होते हैं वो इनको इतने चुभते हैं, उसकी वजह से ये बहुत धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है, इसी वजह से ये पेड़ों पे लटके रहते हैं या पेड़ों पे रहते हैं, नीचे बहुत कम उतरते हैं। क्योंकि जब नीचे उतरते हैं तो ये भाग नहीं पाते अपनी धीमी गति की वजह से, जिसकी वजह से इनका शिकार हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वर्षा वन में होने की वजह से लटके लटके थक जाते हैं, तो हाथ में ग्रिप कमजोर हो जाती है और वह पानी में भी गिर जाते हैं। ठीक है, आइए आगे जानते हैं इसमें क्या दिया गया। तैरने की कला के कारण वह आसानी से वहां से तैरकर निकल जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके आगे के पैर नहीं होते हैं। क्या होता है कि इसके आगे के पैर नहीं होते हैं, बल्कि आगे पंजे होते हैं। ठीक है, स्लॉथ पेड़ों से कितने घंटे लटक के सोता है? तो 17 घंटे लटक के सोता है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्लॉथ का ग्रिप इतना मजबूत होता है जिसकी वजह से पेड़ के तने से लटकने में आसानी होती है। इनके हाथों की ग्रिप ऐसी होती है या पैरों की ग्रिप ऐसी होती है कि बड़े आराम से ये पेड़ों से लटके रहते हैं, फिसलते नहीं हैं। स्लॉथ हर समय आलस से भरा रहता है, रात में पत्ते फल फूल खाकर ही रहता है। शरीर के लिए आवश्यक पानी भी उसी पेड़ से प्राप्त कर लेता है। इसलिए अक्सर वह ऐसे ही पेड़ों को अपना घर बनाता है जो जूसी प्लांट हो, मतलब जिसके फल रसदायक हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या दिया गया। इसमें दिया गया कि मादा स्लॉथ अपने बच्चे का ध्यान उसी तरीके से रखती है जैसे अन्य जानवर रखते हैं। जब तक बच्चा स्वयं की रक्षा करने लायक नहीं हो जाता तब तक माँ उसका ध्यान रखती है। कुछ स्लॉथ आकार में कुत्ते के समान होते हैं। इनके पीछे के दोनों पैर जुड़े होते हैं। स्लॉथ जब जरूरत हो तभी मूव करते हैं, और वो भी धीरे धीरे, क्योंकि उनके शरीर के 25 से 30% हिस्से में ही मांसपेशियां होती हैं जो उनके शरीर को ढोने में तकलीफ पैदा करती हैं। स्लॉथ सामान्यतः 4 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से चलते हैं और मुसीबत के वक्त इनकी चाल थोड़ी सी बढ़ के 4.5 मीटर प्रति मिनट हो जाती है, जबकि जमीन पर स्लॉथ 3 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से चलते हैं। ठीक, आगे दिया गया कि स्लॉथ जो होता है हफ्ते में शौच के लिए एक बार पेड़ से उतरता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सांपों के बारे में। सांपों से क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि सांप जो है वो बिना खाए कब तक जीवित हो सकते हैं, मतलब कब तक जीवित रह सकते हैं। सांप की कुछ प्रजातियां हैं जो बिना खाए, मतलब वह एक बार खा लिए भरपेट तो वो 2 साल तक जीवित रह सकते हैं। कुछ नए अध्ययन में ये चीज बताई गई है। ठीक है, 62 सांपों का अध्ययन किया गया है, वो लगभग 6 महीने तक बिना खाए पिए रह सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। भारत में कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला आपका गुजरात है, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं झूम खेती के बारे में। भी पूछा था झूम खेती कैसे होती है, कहाँ पे होती है, किस लिए की जाती है, सारी चीजें इसके बारे में जानेंगे। झूम खेती जो होती वो एक पद्धति है। इस प्रकार की खेती में एक फसल जब काट लिया जाता है तो जमीन को कुछ सालों तक के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और छोड़े हुए जमीन में कुछ नहीं किया जाता, उसे खाली छोड़ दिया जाता है। ठीक है, खाली होने की वजह से जमीन पे बांस या अन्य घास या अन्य चीजें उग जाती हैं। ठीक है, तो उस बांस या घास को काटा नहीं जाता है, उनको बस गिरा के जला दिया जाता है। ठीक है, और वह खाद के रूप में काम लिया जाता है, उन्हें उखाड़ा भी नहीं जाता है। फिर जब खेती का समय आता है तब जमीन को जोता नहीं जाता है, सिर्फ मिट्टी को हल्के से हिला के बीज को छिड़क दिया जाता है। झूम खेती कहाँ होती है? तो झूम खेती आपके मिजोरम में होती है। ठीक, अब सीडीपी में और ईवीएस हिंदी में भी पूछा था। सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, तीनों चीज समझा देते हैं। सीखने के लिए आकलन वो होता है जो पढ़ाई के दौरान होता है। ठीक है,
टीचर पढ़ा रहा है बच्चे को क्लास में, बच्चा टीचर से इंटरेक्ट हो रहा है, टीचर बच्चे से इंटरेक्ट हो रहा है, वो सीखने के लिए आकलन होता है। सीखने का आकलन क्या होता है? जब वार्षिक परीक्षा होती है या छमाही परीक्षा होती है तो वो आपका सीखने का आकलन होता है, मतलब पढ़ाई खत्म होने के बाद का जो आकलन होता है वो सीखने का आकलन होता है। फिर बात करते हैं सीखने के रूप में आकलन क्या होता है। सीखने के रूप में आकलन वह चीज़ होती है जैसे आप अपना आकलन खुद से कर रहे हैं। आप कोई चीज़, अपनी कोई टॉपिक तैयार किए, आप अपने घर में अपने भाई बहन, अपने माँ बाप या अपने दोस्तों से उसको दे दिए पूछने के लिए, तो वो आपका खुद का आकलन हुआ, वही है सीखने के रूप में आकलन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया था। तो आगमन विधि से आया था, निगमन विधि से आया था। आगमन विधि में क्या होता है, ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है क्योंकि यहाँ पे पहले उदाहरण दिया जाता है, पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, फिर उसके बाद रूल दिया जाता है। ठीक है, निगमन विधि इसकी ठीक अपोजिट हो जाती है, यहाँ पे पहले रूल दिया जाता है, उसके बाद एग्जाम्पल दिया जाता है। ये उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए होती है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके का पूछा था कि राजस्थान 5 राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, मतलब राजस्थान के बारे में पूछा था कि वह किन राज्यों से सटा हुआ है, उसकी सीमा किन राज्यों से सटी हुई है। तो यह उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश व दक्षिण में गुजरात के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, तो राजस्थान 5 राज्यों से बनाता है, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, हरियाणा से और पंजाब से। ठीक है, फिर पूछा था कीट भक्षी पौधे। कीट भक्षी पौधे नाम देके आपको भले कंफ्यूजन कर दे, इसे निफेंथिस कहा जाता है। ठीक है, ये सुराही के रूप में होता है, एक सुराही कह लीजिए, घड़ा कह लीजिए। इसमें एक प्रकार की गंध आती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े, कीड़े हो गए, मेढक हो गए, चूहे हो गए, तो उसकी गंध की वजह से आकर्षित होते हैं और इसमें आके फंस जाते हैं। एक ढक्कन होता है, ढक्कन बंद हो जाता है और ये अपनी जो नाइट्रोजन की कमी होती है इन जानवरों से पूर्ति करता है। इसी को निपेंथिस या कीटभक्षी पौधा कहते हैं। ठीक है, पूछा था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी पूछा था, समीपस्थ विकास के क्षेत्र। सीधा सीधा ये है कि कोई चीज़, कोई बच्चा अगर कोई काम कर रहा है, साइकिल चला रहा है, उसे थोड़ी सी दिक्कत होगी तो आप उसको पूरा सपोर्ट नहीं करेंगे, आप पीछे से थोड़ा सा सपोर्ट करके हट जाएंगे, फिर बच्चा खुद से साइकिल चलाएगा। यही है आपका जेडपीडी। काल्प अर्थात कॉग्निटिवली एडवांस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ठीक है, इसमें क्या होता है, यह दूसरे भाषा कौशल को विकसित करने के विचार को संदर्भित करता है। यह औपचारिक शैक्षिक शिक्षा को संदर्भित करता है। इसमें विषय क्षेत्र सामग्री के बारे में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना शामिल है। अर्थात इसे हम कहाँ पे यूज करते हैं, तो इसे हम लोग औपचारिक रूप से प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बिक्स के बारे में। बिक्स क्या है? बेसिक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। सामाजिक स्थितियों में इन भाषा कौशल की जरूरत होती है या इनकी उपयोगिता होती है। यह उस भाषा को संदर्भित करता है जो दिन प्रतिदिन के लिए आवश्यक है या जरूरी है, जिसमें बातचीत अनौपचारिक रूप से होता है। जिसमें बातचीत कैसी होती है, तो वह अनौपचारिक रूप से होती है। जैसे कि आप अपने घर परिवार, अपने दोस्त मित्र से करते हैं, वो आपकी अनौपचारिक भाषा हो गई है या बातचीत हो गई है। चलिए, पर्यावरण थीम से क्वेश्चन पूछा था, तो एक बार पर्यावरण थीम को जान लेते हैं कि कितने थीम है और कितने उप थीम है और किसके उप थीम है। तो पहले तो पर्यावरण के 6 थीम है और 4 उप थीम है। तो पहले थीम को देख लेते हैं। पहला जो हमारा थीम है वो परिवार एवं मित्र है। इसी के 4 उप थीम होते हैं, लेकिन हम उप थीम बाद में बात करेंगे। दूसरा जो हमारा थीम है वो भोजन, तीसरा पानी, चौथा आवास, पांचवा जो हमारा है यात्रा, और जो छठवां है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ये हमारे थीम है। और जो पहले वाले का उप थीम है, पहले वाले का यानी परिवार एवं मित्र का, इसी के 4 उप थीम है। तो इसमें जो पहला है वो आपसी संबंध के बारे में है। दूसरा काम और खेल के बारे में है। तीसरा जानवर के बारे में है और चौथा पौधे के बारे में है। तो ये आपके थीम और उप थीम थे। ठीक है, क्वेश्चन दे देता कि इसमें से कौन सा
उपथीम है या नहीं है, या दे देगा किसका उपथीम है। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।